ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह की चुनौतियों का हमें आज भी स्वतंत्र भारत का सपना देखने के लिए देखना पड़ रहा है या हमें उनसे जूझना पड़ रहा है। आइए बात करेंगे कि किस तरह से सिर्फ हमारी दिनचर्या, हमारी सोच को बदलने से हम वो सपना हासिल कर सकते हैं। हमारा वो स्वतंत्र भारत का सपना सिर्फ एक सोच दूर है। बच्चों, हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या भ्रष्टाचार है, या औरतों को सिक्योरिटी नहीं है, किस तरह से हम जातिवाद का ना चाहते हुए भी लेकिन चुपचाप रह के भी उसे बढ़ावा दे जाते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि अब कौन कौन सी परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं? थोड़ा सा दूरदर्शी होकर सोचेंगे हम कि आने वाले टाइम में भी हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी जगह जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं दैट कि हमारी कंट्री है उसमें हम लोगों को हर चीज़ के हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो हम लोग अगर अपनी डिपेंडेंसी को देखें कि फ्यूचर के अंदर हम लोग कितना निर्भर हैं एक दूसरे पे, तब जाके अगर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एनालाइज़ करें बहुत ज़्यादा, तब हमें पता चल सकता है कि अगर हम लोग अभी हमारी जातिवाद के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये चीज़ बहुत पहले ही हटा दी गई थी। उन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया था BR अम्बेडकर जी द्वारा कि ताकि वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो, उन लोगों को एक स्तर मिले अपनी ज़िंदगी जीने का। लेकिन जब तक हमारी सोच में ये बदलाव नहीं आएगा कि हम लोगों को इस जातिवाद को ख़त्म करना है, हम लोग बहुत सी जगह ये देखते हैं कि कोई जा रहा है तो जैसे कुछ गाड़ीज़ वगैरह जाती हैं रोड पे भी, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता वगैरह जा रहा है तो कोई जाते हैं तो जो जैसे कुछ भिखारी होते हैं या कुछ नवे लोग होते हैं तो उन लोगों को वो दूर से थोड़ा छुआछूत की जो चीज़ अपन बोलते हैं कि ख़त्म हो चुकी है लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उस चीज़ को वो लोग बहुत हटाते हैं। तो हम लोगों को हमारी सोच को, अगर हम फ्यूचर की सोचते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग हमारी सोच एलेबोरेट करें कि हम लोग फ्यूचर में सब पे डिपेंडेंट हैं, तब जाके हम लोगों को रिजल्ट हो सकता है। कि अगर इन लोगों ने अपना स्टेप बैकवर्ड ले लिया तो हम लोग कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सबके पास अपना अपना काम है। थैंक यू। हम बदलती हुई सोच के बारे में बात करें, अगर थोड़ा सा मैं रियलिटी की तरफ बात करूं, जब हमारे पास बाहर देश से कोई मेहमान आता है या हम कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, उन्हें हमारे देश की गंदगी बड़ी पसंद आती है। एंड पसंद आती है, मैं बहुत ही सरकास्टिक वे में कह रही हूँ। ऐसा क्यों है कि हमारा देश विदेशी जितने भी लोग होते हैं उनके मजाक का पात्र बन जाता है? क्या कारण है इसका? भारत का अस्तित्व क्या आज भी पूरी दुनिया में वो कायम है जो वो होना चाहिए था? क्या आज भी भारत का मजाक नहीं उड़ता, चाहे वो लड़कियों को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, या गंदगी को लेकर के हो? कितनी सच्चाई है इस बात में? आज नहीं मानते हम ऐसे कि जो चेहरा भारत का पहले था अब वो ऐसा नहीं रहा है। अब जो भी विदेशी आता है वो पहले ही सोच है कि हमारी सेफ्टी यहाँ पक्की है। हमें जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम उन्हें सबसे पहले, जब कोई भी विदेशी आता है यहाँ पर, जो भी लोग होते हैं जो भी लोग दुकानदार, उन्हें वो लूटने के पात्र से देखते हैं, हम इनसे ज़्यादा पैसे लें जिससे हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। और एक ये होता है कि वे उनके पीछे पड़ जाते हैं, आपको लो ना। तो बहुत दुख की बड़ी बात है। ये जयपुर की बात ही है कि मैंने देखा है ऐसा कुछ गोविंद जी के टेम्पल में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो गोविंद जी की ड्रेस होती है ना बिकती है, वहाँ पे कुछ विदेशी टूरिस्ट वहाँ खड़े थे। जब उनने उनकी प्राइस उनसे पूछी तो उनने बताया कि ये 100 रुपये की है, परंतु वो असली में 25 रुपये की थी। ऐसे था। जब मैंने जाके उन्हें बताया कि ये 25 रुपीज़ की है तो वो माने नहीं ऐसी बात, कि वो ऐसे बोले कि ये बच्चों को क्या पता है, हम बता रहे हैं ना। ये बात मैंने देखी है। विदेशी को हमारा हिंदुस्तानी ऐसा विदेशी को ऐसे देखता है कि बस हमें प्रॉफिट कमाना है और कुछ नहीं है। उनकी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा देखते हैं विदेशी को कि हमें इनकी मदद करनी है, इनकी हेल्प करनी है। ये आए हमारे मेहमान जैसे, मेहमान के समान, जैसे ओबामा है, उनकी अभी बहुत ज़्यादा वो करी गई है तारीफ, बहुत तारीफ करी गई है, उनके बहुत सम्मान करा गया। परंतु जो विदेशी आते हैं वहाँ से उनकी ऐसी सम्मान नहीं करा जाता। तो जब हमारे देश में कोई नया मेहमान आता है, अगर वो ऊंचे पायदे का हो तो हम उसके खान पान, उसके लिए हम 56 भोग तैयार करते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई विदेशी आता है एक नॉर्मल टूरिस्ट के रूप में, तो 25 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेची जाती है। ऐसे में क्या आप लोग साथ देते हैं उनका? क्या आप आगे बढ़ के कहते हैं कि आइए हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव? तब क्या आप अपने अतिथि को भगवान की तरह मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं? कोई बोलना चाहेगा इस पे? यस मैम, बिल्कुल मैम।
ये मैम अभी 14 जनवरी को मैम जो काइट फेस्टिवल था मैम, इस पे मैम आपने देखा होगा मैम काफ़ी टूरिस्ट आए थे मैम बाहर से नारगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो मैम मैं सबके तो हेल्प नहीं कर पाया, पर मैम मिनिमम मैम मैंने उस दिन मेरा हॉलीडे था, तो मैम उस दिन मैंने मिनिमम 5 to 6 टूरिस्ट को बिल्कुल मैम नारगढ़ टेम्पल तक पहुंचाया था। बहुत बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आप एक नई सुबह हमारे देश के लिए लाए हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से गंदगी हमारे देश में फैली हुई है, चाहे वो मन की गंदगी हो, चाहे वो जगहों में गंदगी हो, और कैसे वो चीज़ ही हमारे अस्तित्व को, हमारी आत्मा को रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों, हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या हर बार हमें गवर्नमेंट का मुंह ताकना है या खुद भी कुछ करना है? इसका सबसे पहले मैं सवाल जवाब लोग से लूँगी, लेकिन पैनल की तरफ शिफ्ट करती हूँ। मैम, आप मुझे बताइए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, हर एक व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाना है, जब ही इस देश में कुछ परिवर्तन आ पाएगा। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से मैं ये सोचती हूँ, जो नरेंद्र जी ने ये अभियान स्टार्ट करा, इससे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा। मुझे ऐसा नहीं लगता आज से पहले कभी ऐसा हो पाया है। तो ज़रूर ये धीरे धीरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक दिन ऐसा होएगा। अगर हर एक व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाने का सोचेगा, तो एक दिन हमारा भारत ज़रूर स्वच्छ हो पाएगा। स्वच्छ भारत अभियान है या सच्चाई है? मैम, एक सवाल पूछूंगी, लेकिन आई थिंक अगर मैं बच्चों से पूछूंगी तो बहुत बायस चीज़ हो जाएगी। आजकल की पीढ़ी बड़े बुजुर्गों की कितनी इज्जत करती है? ये भी हमारे शहीदों का सपना था कि इज्जत बरकरार रहे हमारे बड़े बुजुर्गों की। बिल्कुल, ये हमारे शहीदों का सपना था कि हमें बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ हद तक मैं मानती हूँ बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके ज़्यादातर जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम लोग नहीं करते तो हमारे बच्चे भी नहीं करते। तो रोल मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो क्या आजकल के यूथ के पास एक रोल मॉडल की कमी है? मैं मानती हूँ, ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ कि उनके पास कमी है, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं वही करते हैं। अगर वो अपने घर में इस चीज़ को देखते हैं कि उनके पेरेंट्स उनसे बड़े होकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी वैसा ही करते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे, अपमानित कर रहे हैं, तो आगे वो भी वैसा ही करते हैं। ज़्यादा जिम्मेदारी घर की होती है, परिवार की होती है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात संस्कारों की है कि जो बच्चे हैं वो माता पिता से और पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार है वो सीखते हुए आते हैं। आपने अभी पूछा बच्चों से कि बच्चे किस प्रकार से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं या नहीं, तो सिर्फ मेरा ये मानना है कि जब बच्चे जैसा देखते हैं बच्चे वैसा ही करने लग जाते हैं। बचपन में उनको जो चीज़ दिखाई देती है, हम अभी जिस प्रकार से हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो बच्चों को भी वो चीज़ दिखाई देगी कि हमें भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हाँ, मैम ने ये बात ज़रूर बोली कि आजकल ये चीज़ें कम दिखाई देती है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मैं पश्चिमी सभ्यता का मानता हूँ। आधुनिक प्रभाव है वो बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। बच्चे उस चीज़ को देखते हैं कि जब बड़े लोग या दूसरे लोग अपने माता पिता का आदर या सम्मान या उनका कहना कुछ नहीं मानते, तो उसी आधार पर बच्चे भी अपनी उस भावनाओं को अपने अंदर अपना लेते हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से बड़े, चाहे कोई भी हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, चलो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग के रोल मॉडल्स कौन कौन हैं? हारा, जल्दी से फटाफट। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा रोल मॉडल मेरे पापा हैं। वह हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं, और वह खुद भी अपने माता पिता के बहुत करीब हैं। मैम, जहाँ रोल मॉडल की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि एक टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। मैंने देखा कि लाइक जैसे बाईजीज़ होती है स्कूल में, तो उन्होंने जैसे बाईजी आई, सब लोग खड़े थे, हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बाईजियों की डिसरिस्पेक्ट किया जाए या उन्हें देख के कि आप दूर हटिए, ऐसा कुछ। बट उन्होंने उस दिन उनको अरे नहीं हटो साइड में। तो मैम, यहाँ तक जो बात होती, ना तो मैं कुछ कर पाई, क्योंकि मैं एक ओहदे के नीचे दबी हुई थी, वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। ना तो मैं कुछ कर पाई और ना ही मैं उन्हें रोक पाई। गुस्सा मुझे बहुत आया था उस टाइम, और उस दिन से वो जो रोल मॉडल वाली उनकी इमेज थी वो मेरे मन से हट गई। तो मैम, जब हमसे बड़े लोग, लिटरेट हो इलिटरेट हो, मैम, जब वो लोग ही मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं हमारी आंखों के सामने, सवाल कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तब नीचे से नीचे लेकर के ऊपर से ऊपर जवाहरलाल नेहरू से सड़क का एक आम आदमी भी हिस्सा बना था। तब क्या किसी ने ओहदे के बारे में सोचा था?
मैम मैं आपको यही चीज़ कह रही हूँ कि जब नहीं सोचा था तो मैम अब क्यों सोचा जा रहा है ओहदों के बारे में? अब उसे कौन बदलेगा? जब आप कह रहे हैं कि आप ओहदों के लिए दब चुकी हैं, वो ओहदा, वो सच्चाई के लिए आपको खड़ा रहना है। देखो, एक चीज होती है कि आप लड़ रहे हो चीजों के लिए, और एक होती है इज्जत के साथ लड़ रहे हो। इज्जत के साथ लड़ना, अगर आप उस वक्त बाईजी को कंसोल करती है, टीचर को समझाती हो, शायद वो समझते, शायद उन्हें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती। रोल मॉडल का अपने मन से वो खत्म मत करो, खुद उस रोल मॉडल को बनो, तब आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखो हर इंसान में सफेद है तो काला भी है। कोई किसी का रोल मॉडल बनने लायक नहीं होता है, आप खुद ही बन सकते हो वो रोल मॉडल। लीड बाय एग्जाम्पल, दैट इज ऑल। या यहाँ पे एंड करूंगी सेशन, लेकिन उससे पहले एक एक जने से मैं जानना चाहूंगी कि आपके लिए आने वाला भारत कैसा होना चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल है। आगे माइक पास कर दीजिए, मैं एक एक जने से फटाफट वन लाइनर में देना मुझे। मेरे लिए इंडिया लिटरेट होना चाहिए, लिटरेसी, ओके। फ्रीडम होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रीडम नहीं होगी तो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी होनी चाहिए। आने वाला भारत मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए, जो आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसे आज़ादी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हाँ जो जाति प्रथा ये सब हो रही है, अनटचेबिलिटी, और हमें इसे दूर करना चाहिए। तो मन की आज़ादी, मन की आज़ादी चाहिए। और कोई पॉइंटर? आत्मविश्वास ज़्यादा। बिल्कुल। और कोई पॉइंटर मुझे देना चाहता है ना? सोच के रखो, हाथ खड़ा करना। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए एक तो, और ना फ्रीडम होनी चाहिए। आने वाला भारत एक तो भ्रष्टाचार से रहित होना चाहिए, और औरतों को एकदम पुरुषों जितने अधिकार देने चाहिए, और गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबको मतलब इक्वल राइट्स देने चाहिए, सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ज़्यादा होना चाहिए। भारत को स्वच्छ बनाने में हमें पूरे संलग्न होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। हमें सबको एक समान समझना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादातर गांव में पढ़ाया नहीं जाता, और यहाँ पे बॉयज़ को पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ना बॉयज़ अब हमारे को आगे बढ़ के हमारे को समानता वगैरह देंगे, पर ये गलत है। गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है मैम, हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने आज के सेशन में इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, पैनल्स हो या स्टूडेंट्स हो, कि समाज हम खुद ही बनाते हैं। ये जो सपना हम देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे वो इक्वालिटी के खिलाफ हो, या जो भी हमारी बातें हो, उन सब का जिम्मेदार हमें खुद को बनना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। और जब ऐसा होगा, तभी शहीदों के सपनों का भारत कहीं असलियत में बदलने लगेगा, और यही होगी हमारी तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि।